नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको चेक बाउंसिंग केस के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू की जानकारी दी और आपको यह भी समझाया कि चेक बाउंसिंग के केस में अपना वकील चुनने से पहले कैसे ये जान लें, परख लें कि आपके वकील को कॉमर्शियल मामलों की जानकारी है या नहीं। तो आज के इस ताजा वीडियो में हम आपको अपने ऐसे ही एक मुकदमे की कहानी सुनाएंगे जिससे आप इस विषय में ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे। ये वो केस है जिसमें केस करने वाला सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसके वकील को कॉमर्शियल मामलों की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं श्री विजय कुमार जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने हमें एक दिन फोन किया और बताया कि उनके क्लाइंट किसी व्यापारी की साजिश का शिकार हो गए। उस व्यापारी ने उनके क्लाइंट को किसी झूठे चेक बाउंसिंग के केस में फंसा दिया है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इसकी मदद करिए। हमने जब उस व्यक्ति की कहानी सुनी तो हमें यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यापारी ने इसको पूरा प्लान करके फंसाया है। इन दोनों के झगड़े की कहानी तो बहुत लंबी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि इस झगड़े के बाद उस व्यापारी ने इसके रखे हुए एक सिक्योरिटी चेक को बैंक में डालकर बाउंस करवा लिया और उस पर चेक बाउंसिंग का केस कर दिया। इसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि जो चेक उसने उस व्यापारी को दिया था वो सिक्योरिटी चेक था। सारा दारोमदार केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आ चुका था। इस बीच हमने श्री विजय कुमार जी को फोन किया और कहा कि भाई ये केस तो बहुत बिगड़ा हुआ है। उन्होंने रिक्वेस्ट की और कहा भाई ये आदमी बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, किसी भी तरह इसकी मदद करिए। और उन्होंने जो क्लू दिया वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा वकील बाबू, इसमें आप अपना कॉमर्शियल ज्ञान लगाइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और हमने केस ले लिया। कंप्लेनेंट के क्रॉस एग्जामिन के दौरान हमने जब उससे इनकम टैक्स के पेपर्स, वैट के पेपर्स और ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो उसने अगली तारीख पर देने का वादा किया। अगली तारीख पर जब हमने सारे पेपर्स देखे तो पता चला कि उस व्यापारी ने इसे फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इनकम टैक्स में, ऑडिट रिपोर्ट में, हर जगह वो अमाउंट जो चेक में था एक लायबिलिटी के रूप में दिखाया गया था। अब हमारे पास अगली तारीख लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगली तारीख 2 महीने बाद की थी, इसलिए हमारे पास काफी समय था पेपर्स को पढ़ने का। 2 महीने बीते और वो तारीख भी आ गई जिसका दोनों ही पक्षों को इंतजार था और हमें वो सबूत मिल चुका था जिसकी हमें तलाश थी। आप जब उस सबूत के बारे में जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि अगर लेजर और ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती तो ये केस जीतना असंभव था। दरअसल हुआ ये था कि इस आदमी ने जो चेक उस कंप्लेनेंट को दिया था उस पर रकम पहले से ही भर कर दिया था। केस करने के लिए जरूरी था कि चेक की रकम और उस साल के लेजर की रकम में कोई अंतर ना हो और उस अंतर को मिटाने के लिए कंप्लेनेंट ने बिना सोचे समझे उसी साल के लेजर में बाकी की रकम इंटरेस्ट के रूप में दिखा दी और चेक की रकम और लेजर की रकम को मैच करा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनहगार चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, अपने गुनाह का कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। बस उसे परखने वाली नजर चाहिए। जब हमने 2 साल का लेजर एक साथ अपने सामने रखा तो देखा कि पिछले साल के लेजर में कोई भी इंटरेस्ट की रकम नहीं दिखाई गई है और कंप्लेनेंट ने क्रॉस के दौरान यह कबूल किया कि पैसा काफी सालों से बकाया था, इसलिए सारा ब्याज मिलाकर एक ही एंट्री में एक ही साल में दिखाया गया है। बस हमें इसी जवाब का इंतजार था। अब हमने उसके सीए की ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट को बताई जिसमें साफ साफ लिखा था मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और इसका मतलब यह होता है कि हर साल का खर्चा और हर साल की इनकम उसी साल में दिखाई जानी चाहिए, ना कि पिछले वर्षों की इनकम या बकाया अचानक से किसी एक साल में किसी एक एंट्री के जरिए दिखाई जाए। मतलब साफ था
कि यह एंट्री जानबूझकर अकाउंटिंग पद्धति के नियमों के खिलाफ बनाई गई थी। ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लेनेंट का जवाब दोनों एक दूसरे को झुठला रहे थे। लेजर साफ साफ दिखा रहा था कि जिस दिन चेक बाउंस दिखाया गया है उस दिन बकाया रकम बाउंस हुए चेक की रकम से काफी कम थी, मगर फिर उसे एडजस्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट डाला गया था वो साल के आखिरी में दिखाया गया था। खुद कंप्लेनेंट के दिए हुए पेपर्स ये साबित कर चुके थे कि जो लायबिलिटी दिखाई गई है वो झूठी है। इस दौरान जब हम कंप्लेनेंट से सवाल कर रहे थे तो उनके वकील साहब हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि ये क्या बेकार के सवाल करके टाइम पास कर रहे हैं वकील साहब। लेकिन जब हमने पूरी बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया तब उन्हें समझ में आया कि दरअसल हम लायबिलिटी झूठी साबित करने के पीछे पड़े थे। अंत में जब कोर्ट का फैसला आया और शिकायतकर्ता ने उसको पढ़ा तो उसको यह समझते देर नहीं लगी कि उसने वकील चुनने में गलती कर दी थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक रोचक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।